नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि आगरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर न्याय न मिलने की वजह से एक युवक टावर पर चढ़ गया है। आपको बता दें कि टावर पर चढ़े इस युवक का वीडियो वायरल हो रहा है और 1 महीने पहले इस पीड़ित के भाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की, इस आरोप को लेकर इस युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर दिखाया है। आपको बता दें, उचित कार्रवाई न होने की वजह से इस युवक की तरफ से टावर पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारने का प्रयास जारी है। आगरा के थाना सिकंदरा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक आदमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया ये जा रहा है कि इस शख्स के भाई की कुछ ही दिनों पहले जो है मौत हो गई थी, लेकिन जो कुछ कार्रवाई पुलिस ने की, ये शख्स उससे आश्वस्त नजर आ रहा था और इसी वजह से नाखुश था उस कार्रवाई को लेकर, और कहा गया कि कार्रवाई में लापरवाही भी बरती गई है, जिसको लेकर ये युवक टावर पर चढ़ गया है। और इसी के बाद आगरा के थाना सिकंदरा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने समझा बुझाकर इस शख्स को नीचे उतरवाया है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ इस वक्त यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और इस युवक को टावर से नीचे उतारने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये शख्स अभी भी टावर पर मौजूद है। समझाने का प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। इसका कहना है कि भाई की जो मौत हुई है उसमें पुलिस की जो भी कुछ कार्रवाई है वो ठीक नहीं है, उस कार्रवाई में कुछ कमियां हैं, जिसको लेकर ये युवक न्याय न मिलने की वजह से टावर पर चढ़ गया है। हालांकि पुलिस बल वहां मौजूद है, तमाम स्थानीय लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, जो इस युवक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टावर से नीचे आए, लेकिन अब तक ये युवक टावर से नीचे नहीं उतर पाया है। और आपको बता दें कि आगरा के सिकंदरा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स टावर पर चढ़ गया है। और खबर जहांगीरपुरी से है, जहां पर जहांगीरपुर में हिंसा के बाद अब एमसीडी की तरफ से जो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और अब इस मामले पर गुरुवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले जमीयते उलेमा ए हिंद ने देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। दुष्यंत दवे ने इस मामले को रखा और उन्होंने कहा है कि अवैध तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, नोटिस भी नहीं दिया गया। नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि वो आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके हिसाब से ही एक्शन लेंगे। आगे उन्होंने ये बताया है कि हमने फिलहाल अवैध निर्माण को ढहाने की जो कार्रवाई है वो रोक दी है। साथ ही एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के फैसले को बीजेपी का गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान बताया है। साथ ही इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर अपने एक ट्वीट में कहा है कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह ही दिल्ली में भी घरों को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, अदालत जाने का मौका भी नहीं दिया गया, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देना है। यहां पर अरविंद केजरीवाल को अपनी संदिग्ध भूमिका को भी स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी सरकार का पीडब्ल्यूडी इस विध्वंस अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह के विश्वासघात और कार्यरत के लिए ही वोट दिया था? उनका बार बार बचना और ये कहना कि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये काम नहीं करेगा। अपने ट्वीट के अंत में असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी लिखा है कि निराशाजनक स्थिति बरकरार है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में इस वक्त बुलडोजर और प्रशासन की कार्रवाई एक साथ चल रही है। यहां पर बुलडोजर ने कई अवैध निर्माणों को ढाने का जो है दावा किया है और ये कार्रवाई काफी अहम है और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरी स्थिति पर नियंत्रण भी रखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर जो ये अभियान चलाया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए रुक रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक अहम आदेश सामने आया है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर लौटा पाबंदियों का दौर। हाल ही में सरकार की तरफ से मास्क फ्री कर दिया गया था, लेकिन अब इसके बावजूद बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए डीडीएमए का फैसला यहां पर सामने आया है, जहां पर एक बार फिर से अब पाबंदियों का दौर शुरू होने जा रहा है। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मामले कम हो गए थे, जिसके बाद जनता आसानी से बाहर आ जा पा रही थी, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके बाद दिल्ली की तरफ से दिल्ली में ये आदेश सामने आया है, जहां पर बढ़ते कोरोना के बीच अब डीडीएमए का ये फैसला है कि सबको मास्क लगाना अनिवार्य है और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। और बिहार के भागलपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसे जानने के बाद लगेगा कि ये किसी बुलडोजर से चलने के कम नहीं है। और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के सामने जेडीयू सांसद अजय मंडल पर कार्यपालक अभियंता ने गंभीर आरोप लगाया है। कहा यह है कि सांसद उनसे 5% घूस मांगते हैं। अगर उसकी हत्या हो जाए तो इसके लिए सिर्फ अजय मंडल जिम्मेदार हैं। पीड़ित कार्यपालक अभियंता रमाशीष प्रसाद ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक गोपाल मंडल के सामने पूरी बात उन्होंने रखी। रामाशीष प्रसाद ने कहा है कि जब वो कार्यालय में थे तब सांसद अजय मंडल का फोन आया। उन्होंने किसी रोड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी और इसी पर उन्होंने कहा है कि सड़क का नाम बताया जाए। तब सांसद ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। इसके बाद से अभियंता भयभीत है। रामाशीष प्रसाद ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी सांसद के द्वारा काम के बदले 5% घूस की मांग की गई थी, लेकिन ये नहीं दिया गया और ऐसी स्थिति में काम नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आज ही अपना त्याग पत्र सचिव के नाम पोस्ट कर देंगे। हमारा भी सम्मान है और सम्मान खोकर नौकरी नहीं कर सकता। सांसद और उनके लोगों के मोबाइल की जांच हो तो पता चल जाएगा कि किससे किससे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलने जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि सितारगंज में अवैध निर्माण पर प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी चलाई गई। प्रशासन की मौजूदगी में सितारगंज में सभी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा है। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र के अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। सितारगंज एसडीएम तुषार सैनी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सितारगंज के अमरिया चौराहे से जेल कैंप रोड तक जेसीबी की मदद से ही अतिक्रमण हटाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण की जद में आ रही कई बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया है। सितारगंज मुख्य बाजार में भी दुकानों के आगे लगाए गए टीन सेट को ध्वस्त किया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई है। तो वहीं सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने मीडिया को बताया है कि सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र में आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जो कि पक्के निर्माण है, उनको पूर्व में ही नोटिस दिया जा चुका है। साथ ही दुकानों के आगे जो 3 सेट लगे हुए हैं और जो अन्य कच्चे निर्माण किए गए हैं, उनके लिए बाकायदा पूर्व में मुनादी कराई जा चुकी है। हालांकि आज अमरिया चौराहे से जेल कैंप रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और पूरे नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने तक को ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं बिहार में अक्सर ही मिड डे मील को लेकर शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन कभी गुणवत्ता को लेकर शिकायत आती है तो कभी किसी और चीज को लेकर। इन तमाम चीजों को ठीक करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है। विभाग ने अहम फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया कि बच्चों को देने से आधा घंटा पहले मध्याह्न भोजन को स्कूल के हेडमास्टर चखेंगे और इसके बाद ही बच्चों को ये खाना दिया जाएगा। यानी कि उनकी ओर से जब हरी झंडी मिल जाएगी तो ही बच्चे मिड डे मील खा पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बिहार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जब भी स्कूल में निरीक्षण के लिए जाएंगे तो वहां बन रहे खाने को
खाएंगे और भोजन को बच्चों के साथ बैठकर खाया जाएगा। भोजन चखने के आधे घंटे बाद अगर सब सही रहा तभी उसे बच्चों को थाली में परोसा जाएगा। बता दें कि पिछले महीने 28 मार्च को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह एक बैठक हुई थी। इसी में मिड डे मील को लेकर बातचीत की गई थी और ये निर्देश दिए गए थे कि विद्यालयों में संचालित मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता और मात्रा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के लिए अनुश्रवण और निरीक्षण करना जरूरी है और इसी दौरान शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को विद्यालय के निरीक्षण के समय बच्चों के लिए बने भोजन को बच्चों के साथ बैठकर खाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं पूर्वोत्तर में नागालैंड और आसपास के इलाके में सक्रिय कथित आतंकी और हथियारबंद 3 गुटों से केंद्र सरकार ने 1 साल का सीजफायर बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर में शांति कायम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार ही अनेक कदम उठा रही है। इसी के तहत पिछले 1 साल के दौरान बहुत सारे समझौते किए गए। केंद्रीय मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि पूर्वोत्तर के 3 हथियारबंद गुटों, जिनमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और SSCN और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नाम इसमें शामिल है। गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के मुताबिक NK से ये सीज फायर करीब 28 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2023 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा और सीज फायर समझौते के तहत ये माना जाता है कि हथियारबंद गुट कोई आतंकी कार्रवाई भारतीय सीमा में नहीं करेंगे। इस प्रकार भारतीय सुरक्षा बल भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और केंद्र सरकार की कोशिश है कि बातचीत के दौरान इन लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाए और इन्हें वापस मुख्य विचारधारा में लौटाया जाए। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में इसके लिए लगातार प्रयासरत रही है और ध्यान ये भी रहे कि पिछले कुछ सालों में ही केंद्र सरकार की नीतियों के चलते 7,000 से ज्यादा हथियार धारकों ने पूर्वोत्तर में आत्मसमर्पण किया है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने अनेक समझौते भी किए। केंद्र सरकार के आला अधिकारी के मुताबिक पूरी कोशिश की जा रही है कि पूर्वोत्तर के हथियारबंद गुटों से बातचीत करके शांति का समाधान खोज लिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा जनपद में अब कोतवाली नगर में सपा नेता और अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। इन दोनों ही भाइयों के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर भय दिखाकर कब्जा करके अवैध तरीके से धन अर्जित करने का आरोप है। FIR में कहा गया है कि जनहित और न्यायिक में इनका स्वच्छंद विचारण करना ठीक नहीं है। जिलाधिकारी एटा अंकित कुमार अग्रवाल के द्वारा ही अनुमोदित गैंग चार्ट के अनुसार गैंग लीडर सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव और उसके सक्रिय सदस्य उनके छोटे भाई जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस की जांच के बाद गैंग लीडर रामेश्वर सिंह यादव उपरोक्त स्वयं और गैंग के सक्रिय सदस्य जोगेंद्र सिंह उपरोक्त के साथ मिलकर भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर जनता को डरा धमकाकर अवैध कब्जा करने और अवैध रूप से धन अर्जित करने के वो अपराधी पाए गए। साथ ही इस FIR में कहा गया है कि इनके कृत्यों से जनता में भय और आतंक का माहौल है। इसी संबंध में एटा के अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया है कि रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कोतवाली नगर एटा में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। और अब खबर बदायूं से है। यहां पर GM कार्यालय में मंगलवार को 2 नटवरलाल पकड़े गए हैं। उन्होंने GM दीपा रंजन को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बनकर फोन किया। कहा ये कि 2 लोग आपके कार्यालय भेजे हैं, उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, तुरंत इनकी कब्जा हटवाए। ये कहकर थोड़ी देर बाद दोनों नटवरलाल कार्यालय में घुस गए। शक होने पर DM ने मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवाया तो लोकेशन DM ऑफिस की ही मिली। मौके पर पहुंचे SOG ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके खिलाफ FIR दर्ज करने कर लेकर जो है अब कार्रवाई की जा रही है। जनपद बदायूं में आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आसिफ खान जो बिलसी के निवासी है और सुमित कुमार जो बिसौली थाना क्षेत्र के नागपुर का निवासी है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये दोनों लोग अपने टेलीफोन से एक माननीय कैबिनेट मिनिस्टर का नाम ले करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, स्वयं मुझे
और एसडीएम को तथा थाना प्रभारी को एक जमीन के प्रकरण में अनावश्यक दबाव बना रहे थे। 2 लाख रुपए की भी बरामदगी इनके पास से हुई है और कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लेकर के, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, स्वयं मुझे और तो वहीं बिजनौर के गांव रसूलपुर आबाद का एक मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं से शौचालय को साफ कराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 2-3 छात्राएं हैं जो शौचालय साफ कर रही हैं और इस वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से नियमों को दरकिनार कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें पढ़ाई की जगह साफ सफाई के कामों में लगाया जा रहा है। और जब इस संबंध में बीएसए बिजनौर से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मामला संज्ञान में होने की बात कही है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कैसे जो छात्राएं हैं शौचालय साफ कर रही हैं और ये स्कूल की छात्राएं हैं और साथ ही बीएसए विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। तो इस संगम नगरी प्रयागराज में मां गंगा की भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। देश और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले के दौरान जिस संगम क्षेत्र से पूजा होती रही है, बड़े बड़े संत महात्मा पूरे क्षेत्र में जप तप करते रहे हैं। जो भूमि 2 महीनों तक दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी रही, वही संगम क्षेत्र आज बेसहारा है। जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम के तट पर गंदगी देखकर हैरान है और उनका कहना है कि वो आस्था की डुबकी लगाने आए हुए हैं, लेकिन अब वो केवल आचमन करके ही वापस लौट रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये कि भाई जहाँ पे हमारे इस इलाहाबाद की नगरी में गंगा, यमुना और सरस्वती जी के संगम में, और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है और प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि गंगा को साफ रखा जाए, उस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई तट के किनारे नहीं है और साफ सफाई होना चाहिए। हमारी यही उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री दोनों से उम्मीद है कि भाई गंगा की साफ सफाई रखी जाए और यहाँ पे आने वाले को जो भी लोग हैं उन्हें ताकि लगे कि भाई हाँ गंगा के किनारे हम आए हैं, घूमने आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप नहाने के लिए आए थे लेकिन अब आप आचमन करके जा रहे हैं? जी हाँ, नहाने के लिए आए थे लेकिन लगा कि फिर कभी आ जाएंगे। हाँ जी हाँ, ठीक है। यही अपील करना चाहते हैं कि भाई उन्होंने कहा था कि गंगा की हम सुरक्षा करेंगे, साफ सफाई करेंगे। अब ये आप भी देख रहे हैं कि कितनी गंदी है गंगा, ठीक है, मैली है गंगा। अब इसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट दूसरी बार फिर सरकार बना ली है। अब उसको चाहिए कि इसको हम साफ सुथरा करें, ठीक है। अब आगे हम कुछ यही नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान इसीलिए चलाया था कि गंगा हो चाहे नदी हो, सब अच्छी साफ सुथरा होनी चाहिए। लेकिन अब ये आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल पूर्ण कर लिए और 5 साल उनको फिर मिल गया है। अब ये क्या करते हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे साफ सफाई करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से खबर सामने आ रही है, जहां संतना थाना क्षेत्र के एक निवासी की नाले में गिरकर मौत हो गई है। राहगीरों और आसपास के लोगों ने जब उसको दूसरे दिन देखा तो वहां जमावड़ा लग गया। आपको बता दें कि इस युवक का शव नाले में लगभग 20 घंटे तक पड़ा रहा और वो पुलिस के आने जाने का मुख्य मार्ग है। उसके बावजूद किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। जमावड़ा देखकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।